हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। इस वक्त मेरे हाथ में है प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर्स जो अलग अलग स्कूल्स के हैं। इनमें से मैंने 10 ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो मोस्ट रिपीटेड हैं, हर बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, इनका सॉल्यूशन हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इफ cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू √2 sin थीटा, देन प्रूव दैट cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू के फॉर्म में भी पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब √2 है तो देखिए हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर यूज़ करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। अभी एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी है, इसकी जगह 1 लिख के हम आगे बढ़ें। यहाँ ये इजी लग रहा है बट ये हमारे लिए टीडीएस हो जाएगा, तो हम इजी मेथड से करेंगे। यहाँ पर हम cos स्क्वायर थीटा एज इट इज़ लिख लेते हैं और साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ लिख लेते हैं, और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर जाके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और इसको हम RHS में ले जाएं तो इज इक्वल टू 2 cos थीटा साइन थीटा। देन cos स्क्वायर थीटा साइन माइनस 2, ये आपस में कैंसिल हुए तो माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि बड़े का साइन आएगा। अब यहाँ हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि a प्लस बी, a माइनस बी आइडेंटिटी लगाएं। अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं स्टूडेंट, cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा है, तो यहाँ पर cos थीटा माइनस साइन थीटा की जगह √2 साइन थीटा पुट कर देते हैं। तो cos थीटा प्लस साइन थीटा एज इट इज़ इंटू इसकी जगह यहाँ पर √2 साइन थीटा इज इक्वल टू जो है यहाँ वो लिख देते हैं 2 cos थीटा साइन थीटा। अब देखिए स्टूडेंट, साइन थीटा आपस में कैंसिल और ये √2 इस 2 को कैंसिल करके √2 ले आएगा, क्योंकि 2 मीन्स क्या हुआ √2 इंटू √2, तो एक √2 कैंसिल। तो एट लास्ट हमारे पास बचता है cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा। तो देखिए यही हमको प्रूव करना था, cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा, हैंस प्रूव। Question number 2, if 2x plus 3y is equal to 7 and k minus 1x plus k plus 2y is equal to 3k as a many solution, then find the value of k। तो देखिए स्टूडेंट, फॉर many solution जो कंडीशन होती है for the pair of linear equations होती है a1 upon a2 b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। जो गिवन इक्वेशंस है इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले रखें हम। 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, k माइनस 1x प्लस k प्लस 2y माइनस 3k इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट इक्वेशन के लिए ये a1, ये v1 y का कोफिशिएंट और ये c1। सेकेंड इक्वेशन के लिए दिस इज a2, this is b2, this is c2। तो using this, applying this condition, 2 upon k minus 1 is equal to 3 upon k plus 2 is equal to minus 7 upon minus 3k। माइनस माइनस कैंसिल। हम किसी भी पेयर को यहाँ सॉल्व करते हैं। फर्स्ट लेट अस टेक दिस पेयर, जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें डायरेक्ट। 2 इंटू के प्लस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू के माइनस 1, 2k प्लस 4 इज इक्वल टू 3k माइनस 3। सो दिस विल बी माइनस k और ये इस तरफ आएगा तो माइनस 7, माइनस माइनस कैंसिल। सो k इज इक्वल टू 7। k की वैल्यू आ गई। जो अदर पेयर है इससे हम k की वैल्यू को कंफर्म करेंगे, इसका भी यूज़ करना है हमें। 3 अपॉन k प्लस 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन 3k। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर LHS RHS में k की वैल्यू 7 पुट करेंगे।
तो 3 अपॉन दिस 7 प्लस 2 9, 7 upon 3 into this 7 21, so this is cancelled, this is also 1 by 3, so 1 by 3 is equal to 1 by 3. तो इससे क्या हो गया, ये वेरीफाइड हो गया. therefore the value of k is 7. नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखिए स्टूडेंट, प्रूव दैट 6 प्लस रूट 3 इज इरेशनल नंबर. तो इस तरह की क्वेश्चन में शुरुआत कैसे करते हैं, लेट द गिवन नंबर इज रैशनल, इसका उल्टा हम सपोज करते हैं. बस ये याद रखिए, इसकी शुरुआत कैसे करेंगे हम, लेट द गिवन नंबर इज रैशनल, और फिर हम लास्ट में हमारी सपोजिशन को गलत प्रूव कर देंगे. गलत मतलब हमने जो सपोज किया था रैशनल वो गलत है, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल. ये स्ट्रेटजी को आपको लेके चलना है. अगर ये रैशनल है तो देन p बाई क्यू या a बाई बी, जैसे p अपॉन क्यू ले सकते हैं, p अपॉन क्यू इज इक्वल टू 6 प्लस रूट 3, क्योंकि रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, p अपॉन क्यू, वेयर आपको ब्रैकेट में जरूर मेंशन करना है, वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स. को प्राइम नंबर में बता चुका हूँ जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, वो को प्राइम. को प्राइम का ये मतलब नहीं है कि वो प्राइम हो, कोई भी नंबर हो सकता है जिनका कॉमन फैक्टर 1 है. अब इसको हम रीअरेंज करें तो p बाई क्यू माइनस 6 इज इक्वल टू रूट 3, और इसको आगे रिड्यूस करें तो p क्यू 6q अपॉन q इज इक्वल टू रूट 3. अब यहाँ जो है आपका स्टेटमेंट वो मेन रोल प्ले करता है. जो स्टेटमेंट यहाँ आपको क्या लिखना है, ध्यान से समझिए कि LHS में क्या है, p q 6, ये माइनस 6 ये इंटीजर्स हैं, तो ये LHS में क्या हो गया, रैशनल. अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इन LHS ऑल आर इंटीजर्स. सो ये इंटीजर्स हैं तो इनका जो फ्रैक्शन है ये क्या कहलाएगा, रैशनल. जो रैशनल में है वो, जो सॉरी लेफ्ट में है वो LHS में, सो इट इज़ रैशनल. बट इन RHS में वो क्या है, रूट 3. 3 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर मीन्स 9, 16, 25 होता तो रूट हट जाता, तो रूट हट नहीं सकता, सो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सो इट इज इरेशनल. समझिए स्टेटमेंट को, हमने ये प्रूव कर दिया कि LHS में है वो क्या है, रैशनल, बट RHS में वो क्या है, इरेशनल. तो रैशनल इज इक्वल टू इरेशनल इज नॉट पॉसिबल. और ये कैसे हुआ, हमारी गलत सपोजिशन से. ध्यान से देखिए, दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन. ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हुआ, इरेशनल इज इक्वल टू रैशनल, हमारी रॉन्ग एजम्पशन से. रॉन्ग एजम्पशन क्या थी, लेट द 6 प्लस रूट 3 इज इरेशनल, देयरफॉर 6 प्लस रूट 3 इज irrational number. Now my dear student, question 4th, in a given figure AR and AQ are tangents to the circle. BC is another tangent. Prove that AQ is half of perimeter of ABC. प्रूव करना है कि जो AQ टेंजेंट है वो पेरीमीटर ABC यानी इनकी सम ऑफ साइड्स का हाफ है. तो देखिए स्टूडेंट, सर्कल के मोस्टली क्वेश्चन टेंजेंट से ही स्टार्ट होते हैं. AQ किससे मिलकर बना है, AC प्लस CQ, AC प्लस CQ. CQ को हम CP लिख सकते हैं. C इज एक्सटर्नल पॉइंट एंड लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, ये टेंजेंट्स हैं. ये आपने देखिए थ्योरम, सर्कल पे जो टेंजेंट्स होती हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है अगर ये फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट है तो. सिमिलरली AR इज इक्वल टू AB प्लस BR. AR इज इक्वल टू AB प्लस, यहाँ BR की जगह हम BP लिखेंगे. देखिए ये चेंज हमने क्यों की है, इसको समझिए आप, क्योंकि हमें पेरीमीटर चाहिए तो इस तरफ आना है, इस तरफ हमें कोई फ़ायदा नहीं है. CP BP इनको ऐड कर देंगे बाद में. नाउ इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर दें. एडिंग द इक्वेशन 1 एंड 2. देखिए LHS में क्या होगा, AQ प्लस AR, और RHS में AC प्लस AB प्लस CP प्लस BP. अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर AQ AR ये आपस में इक्वल है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, तो यहाँ एक्सटर्नल पॉइंट A है तो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल. सो AQ प्लस AR की जगह फिर से AQ लिख दें, और यहाँ AC प्लस AB प्लस CP एंड BP. देखिए यहाँ CP एंड
BP, ये मिलके क्या हो जाएंगे BC। AQ मिलके 2AQ। तो हमने AQ के लिए AR भी ले सकते हैं, यहाँ पर AR ले सकते हैं 2AR, बट यहाँ पूछा गया है 2AQ। तो क्वेश्चन कभी कभी चेंज हो जाता है तो बच्चे एकदम गलत कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको ऐसा नहीं कि रटना है AQ ही पूछा जाएगा, यहाँ AR भी आ सकता है। तो वी कैन राइट 2AR। यहाँ अभी AQ है तो हम 2AQ ले रहे हैं। तो AC AB BC ये क्या है, तीनों साइड्स मिलके पेरीमीटर। तो वी कैन राइट द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। सो AQ इज इक्वल टू half of perimeter of ABC, hence proved. Now my dear student, question 5 देखिए, 7 times of 7th term of an AP is equal to 11 times of its 11th term, then find its 18th term. तो देखिए सिम्बोलिकली हम समझते हैं क्या दिया है, 7 times of 7th term। 7 टर्म A7 से रिप्रेजेंट करेंगे, 11 टाइम्स 11 टर्म। अब यहाँ हम फार्मूला यूज़ करेंगे nth टर्म का, AN इज इक्वल टू होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो 7th टर्म देखिए क्या हो जाएगा, 7 इंटू A प्लस 6D। यहाँ हम रखेंगे A प्लस N माइनस 1 यानी 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 11 टाइम्स ऑफ A प्लस 10D। 11 के जो है ये 11 माइनस 1। अब यहाँ 7A 42D, 11A प्लस 110D, ये माइनस होके 7A माइनस 11A इज इक्वल टू 110D माइनस 42D। सो दिस इज माइनस 4A इज इक्वल टू इट इज 68D। सो माइनस 4A माइनस 68D इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन होके यहाँ से चला जाएगा तो आएगा 4A प्लस 68D इज इक्वल टू 0। अब ये 4 से डिविजिबल है तो मैं डायरेक्ट रिड्यूस करता हूँ, तो A प्लस इसको 4 से डिवाइड किया तो 17D इज इक्वल टू 0। अब आप समझिए A प्लस 17D यूजिंग दिस फार्मूला क्या होना चाहिए, A18 टर्म। तो ये डायरेक्ट आ गया A18 इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट लॉजिक क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर, कि 7 टाइम्स ऑफ 7, जितना टाइम्स उतना टर्म से पी, 11 टाइम्स ऑफ 11 यानी कि जितना टाइम्स उतनी टर्म, देन 7 प्लस 11 अगर इनको करें तो ये क्या आ रहा है 18। तो 18 टर्म 0 हो जाएगी। जैसे 2 टाइम्स ऑफ सेकेंड टर्म, 3 टाइम्स ऑफ थर्ड टर्म, तो 2 प्लस 3 0, तो A फिफ्थ टर्म विल बी 0। ये लॉजिक याद रखिए, MCQ में काम आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 माय डियर स्टूडेंट देखिए, E is a point on AD produced of parallelogram ABCD and BE intersects CD at F. Prove that triangle ABE is similar to CFB। ये NCERT का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए पहले हम डायग्राम बनाते हैं। अब ये बोल रहा है E is a point on AD produced। तो देखिए AD को आगे बढ़ाते हुए हम ये E एक पॉइंट ले लेते हैं AD के ऊपर, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं जिसमें डायग्राम आपको खुद बनाना है, तो इसलिए मैं आपके सामने ही डायग्राम बना रहा हूँ कि ऑर्गेनिकली आपको समझ में आ सके। AD प्रोड्यूस टू E, नाउ BE इंटरसेक्ट CD एट F। BE इंटरसेक्ट्स एट CD, BE इंटरसेक्ट एट F। BE जो है यहाँ CD को F पे इंटरसेक्ट करती है। अब हमें टारगेट क्या है हमारा, ABE। देखिए यहाँ से ABE ये ट्राइंगल, इसको मैं अलग अलग कलर में करके बता देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो। देखें एक रेड ट्राइंगल ABE, देन CFB, इन दोनों को हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो हम शुरुआत कैसे करेंगे, कभी भी सिमिलर ट्राइंगल में उनका नाम लिखना है पहले, इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB। अब यह ध्यान से देखिए, ABE का पार्ट एक A है और CFB का पार्ट C है। ये इनके अपने अपने पार्ट्स हैं, लेकिन पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के कारण अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ये इक्वल हो गए। तो हम लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब दूसरा ये देखिए एंगल E इज इक्वल टू दिस एंगल CBF। इसको हम B नहीं बोलेंगे, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हम B इस पूरे को बोल चुके हैं, तो इसको हम बोलेंगे CBF। ये क्यों होंगे देखिए,
पैरेललोग्राम और ये पैरेलल लाइंस तो ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए, ए बी सी आर पैरेलल तो ऑल्टरनेट एंगल्स। सो दो सफिशिएंट है हमें, दो इक्वलिटीज़ मिल गई, तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी इज सिमिलर टू सी एफ बी बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन, हैंस प्रूव। माय डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0 हमें प्रूव करना है। सबसे पहले sin 4 cos 4 एंड sin 6 cos 6 को हम रिड्यूस कर लेते हैं। sin 4 cos 4 लाने के लिए हम होल स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे, तो a प्लस बी होल स्क्वायर से ये हो जाएगा sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा, मतलब इनका स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab, a प्लस बी होल स्क्वायर लिए a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। अब इसको हम एक तरफ कर देंगे, sin 4 थीटा cos 4 थीटा इज इक्वल टू, ये पूरा इस तरफ चला जाएगा। देखिए यहाँ लेके हम LHS में कर सकते हैं, या LHS में ये पूरा लेके RHS में कर सकते हैं, एक ही बात है। अब इसकी वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा sin 4 थीटा cos 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। इसी तरह से हम sin 6 cos 6 के लिए a प्लस बी होल क्यूब यूज़ करेंगे। हम स्क्वायर की जगह इसका होल क्यूब करेंगे, तो a प्लस बी होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, लोअर क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो a और b की जगह मैं यहाँ लिख रहा हूँ a क्यूब बी क्यूब, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस 3ab, यानी कि 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू a प्लस बी, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ, ये साइन 6 थीटा कॉस 6 थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू, इस पूरे को मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा, तो इसकी जगह हम 1 लिख लें, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये भी 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम इस दिए गए क्वेश्चन एक्सप्रेशन में पुट करते हैं, तो उनकी वैल्यूज़ पहले हम लिख के रख लेते हैं जो हमने निकाली। साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा, ये हमने निकाला था 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, ये हमने निकाला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों को हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। टू इंटू साइन 6 कॉस 6 की वैल्यू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, 3 इंटू साइन 4 कॉस 4 की वैल्यू क्या है, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा, ये -3 एंड माइनस माइनस प्लस, +1, ये मैं लिखना भूल गया था, +1 भी आएगा यहाँ। तो देखिए 6 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये माइनस प्लस कैंसिल, 2 माइनस 3 -1 +1, तो ये -1 +1 ये हो गया 0, hence proved. Now my dear student, let us see the 8th question. Question 8, find the probability of square numbers between 11 and 123. क्यूब स्क्वायर्स जब भी ऐसी सीरीज आए तो फर्स्ट एंड लास्ट नंबर के नियरर हमें ढूंढना चाहिए। 11 के नियरर जो स्क्वायर नंबर है वो क्या है 16, और 123 के नियरर 121। दिस इज अ स्क्वायर ऑफ 4 एंड दिस इज अ स्क्वायर ऑफ 11। तो मतलब ये पहला नंबर 4 स्क्वायर और ये इसका लास्ट नंबर यहाँ से 11 स्क्वायर, जो इससे जस्ट छोटा, और ये 16 इससे जस्ट बड़ा। तो हम आगे बढ़ाते जाएं इसको, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर एंड दिस 10 स्क्वायर। तो टोटल नंबर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। तो ये फेवरेबल आउटकम्स, इन शॉर्ट मैंने FAB लिख दिया, फेवरेबल आउटकम्स आर 8 एंड टोटल आउटकम्स क्या हो जाएंगे। तो ये मैंने बताया हुआ है, जब भी ऐसे नंबर आएँ जो जैसे 11 123, तो हम क्या करेंगे टोटल आउटकम्स के लिए 123 माइनस 11 प्लस 1, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को हम सेपरेट करके 1 प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा
113 total outcomes. So probability of square numbers favorable outcome upon total outcomes, 8 upon 113. So this is the answer. Now my dear student, let us see the ninth question. The angles of depression of the top and bottom of tower as seen from the top of 60√3 meter high cliff are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of tower. अब देखिए स्टूडेंट, ये जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन रहते हैं इसमें डायग्राम का मेजर रोल रहता है. अगर आपने डायग्राम करेक्ट बना दिया तो आधा क्वेश्चन समझ लीजिए हो गया. तो इसलिए मैं आपके सामने ही डायग्राम बना रहा हूँ. में कहा गया है एक 60√3 मीटर का क्लिफ है और उसके सामने टावर है. तो टावर के टॉप एंड बॉटम से एंगल ऑफ डिप्रेशन देखिए, टॉप से जो दिया है वो 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन. क्वेश्चन का एक एक लाइन स्टेप पढ़ते जाना है, वैसा के वैसा बनाते जाना है. बिल्कुल सिंपल है. अब इसके बॉटम से, तो मतलब इसको हम बॉटम से ज्वाइन करें. इसके बॉटम से देखिए ये लाइन ऑफ साइट तक जाएंगे, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट. ये 60 डिग्री है, ये इसकी लाइन ऑफ साइट 45 की है. अब इसकी नेमिंग हम कर दें ABCDE. टावर की हाइट को हम H सपोज कर लेते हैं. ना पहले देखें इन ट्राइंगल AED, AE अपॉन DE. ADE ट्राइंगल में देखिए AE अपॉन DE ये एंगल आएगा. तो अब इसकी लाइन ऑफ साइट देखिए कहाँ जा रही है, 60 है. ये 60 की लाइन ऑफ साइट, मतलब ये सेम ही है. अब देखिए इसकी लाइन ऑफ साइट एंगल की कहाँ है, ये 60. तो मतलब ऑल्टरनेट एंगल ये हो जाएगा 60 डिग्री. तो हम लिखेंगे यहाँ 10 60 डिग्री. नाउ दिस इज 60√3 अपॉन DE इज इक्वल टू √3. सो DE हो जाएगा 60√3 अपॉन √3. √3 कैंसिल, तो DE आ गया 60. दिस इज 60 मीटर. नाउ इन ट्राइंगल ABC, AB अपॉन BC इज इक्वल टू, देखिए इसके सामने ये एंगल है तो यहाँ लाइन ऑफ साइट ये है, तो ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा ये 45. AB अपॉन BC. अब देखिए रेक्टेंगल है तो BC एंड D आर इक्वल अपोजिट साइड्स, तो हम यहाँ DE भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1. तो यहाँ हमने रीज़न लिख दिया BC इज इक्वल टू DE और D हम निकाल चुके हैं 60. और देखिए स्टूडेंट AB जो है 60√3 माइनस H है. ये भी रेक्टेंगल है तो दिस इज H. तो दिस 60√3 माइनस दिस पोर्शन H ये इक्वल है. तो ये हो जाएगा AB 60√3 माइनस H अपॉन 60 इज इक्वल टू 1. 60√3 माइनस H इज इक्वल टू 60. So H is equal to 60√3 minus 60. We can write 60√3 minus 1. So this is the answer. So this is the answer. Height of tower 60√3 in bracket √3 minus 1. You can put the value of √3. अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में तो √3 की वैल्यू आप पुट करके आगे कैलकुलेट कर सकते हैं. Now my dear student, come to the 10th question. A building in the form of dome, सिलेंडर सराउंडेड बाय हेमीस्फेयर. इसमें शेप बताया गया. डोम किस तरह का है, सिलेंडर के ऊपर हेमीस्फेयर है. कंटेन 41 19 बाय 21 मीटर क्यूब ऑफ एयर. इफ द इंटरनल डायमीटर ऑफ डोम इज इक्वल टू इट्स टोटल हाइट, हाइट के टोटल जो इसकी टोटल हाइट है उसके बराबर ही है फ्रॉम अबव द फ्लोर, देन फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग. देखिए पहले हम डायग्राम बना लेते हैं. इस तरह की कुछ बिल्डिंग है. ये हेमीस्फेयर है, इसका ये रेडियस r. अब इसमें कहा गया है इंटरनल डायमीटर, डायमीटर मतलब 2r. ये r 2r, ये इसके हाइट के बराबर है डोम के. तो मतलब जो टोटल हाइट है डोम की दिस इज 2r. तो ये रेडियस हो गया और ये भी रेडियस है r. तो इस 2r में से r गया तो सिलेंडर की हाइट भी आ गई r. वॉल्यूम ऑफ एयर इन डोम, वॉल्यूम ऑफ एयर इन डोम इज 41 19 अपॉन 21. अब वॉल्यूम देखिए क्या होगा, हेमीस्फेयर प्लस सिलेंडर. हेमीस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई r क्यूब प्लस सिलेंडर का होता है पाई r स्क्वायर h. तो अब हाइट की जगह क्या आएगा देखिए ध्यान से, 2r माइनस r. ये r जो हमने हाइट ऑफ सिलेंडर ये निकाल के रखा है, इसको हम कैलकुलेट करें तो ये आ रहा है 880 अपॉन 21.
पाई आर क्यूब यहाँ हमने कॉमन ले लिया, इसको ऐड किया 3 + 2 5/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 880/21। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 3 और ये 5, 3 ऊपर गया 5 नीचे आया। 22/7 आर क्यूब इज इक्वल टू सेम। अब हम 22/7 को भी उधर ले जाते हैं। देखिए ये स्टेप बाय स्टेप करना है, इसमें जल्दीबाजी नहीं करना है। 50% से ज़्यादा स्टूडेंट मैंने देखा है जब भी हम टेस्ट वगैरह लेते हैं यही गलती करते हैं कैलकुलेशन में। तो इसका कारण क्या है? पेशेंस नहीं होता, मतलब वो बहुत जल्दी में रहते हैं, बस ये आ गया। अब यहाँ हम क्या लिखें, देखिए 22/7 को फिर इधर ले जाएं और बीच में आप किसी को भी रिड्यूस मत करिए। ऐसा नहीं बीच में आपने रिड्यूस किया, जब पूरा फाइनल आप लिख दें फिर आप रिड्यूस करना शुरू करिए, तो इससे गलती नहीं होगी। अब 7 को भी ले गए और ये 21 को भी। अब देखिए फाइनल नंबर आ गया, ये देखिए 7 3 जा 21 आर क्यूब मैं लिख ही देता हूँ। 7 3 जा 21, 21 × 5 110 होता है। और देखिए 21 कैंसिल और इसको हमने कैंसिल किया तो ये आ गया 8 टाइम्स। तो आर क्यूब 8 क्यूब है ये, तो आर कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो देखिए रेडियस 2 आ गया। अब हाइट कितनी है बिल्डिंग की? 2r। तो देयरफॉर हाइट ऑफ द बिल्डिंग 2 × 2 मीन्स 4 सेंटीमीटर। सो दिस इज आंसर, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 4 सेंटीमीटर। सो माय डियर स्टूडेंट, ये थे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो हमने पिछले कुछ सालों के स्कूल क्वेश्चन पेपर में से कलेक्ट किए थे। तो उनकी आप प्रैक्टिस करिएगा, वीडियो पॉज करके कॉपी पेन लेके खुद प्रैक्टिस करिएगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।